मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम विषय लेकर आए हैं अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 1976, अधिनियम संख्या 1976 का 108 1976 ऑफ 108 दिनांक 18 सितंबर 1976। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और खासकर उत्तर प्रदेश के गोंड और कोरी समाज के लिए। जैसा कि प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन दिया जाता है, कभी कभी लेखपाल या तहसीलदार ये रिपोर्ट लगा देते हैं कि 1976 में संशोधन का केवल इतना ही मतलब था कि सोनभद्र में जो गोंड निवासरत हैं वो कहीं और जिलों में गए हों तो उनको राजनीतिक अधिकार मिले, वो सांसद या विधायक के लिए चुनाव कहीं से भी लड़ सकें। ये मैंने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ आपको। मित्रों, ये टोटल भ्रम फैलाया गया है प्रशासन के द्वारा, खासकर कि उत्तर प्रदेश में निवासरत गोंड समाज को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। आइए देखते हैं कि ये अधिनियम का उद्देश्य क्या था। अधिनियम का उद्देश्य था अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जातियों और जनजातियों को शामिल करने और उनसे बाहर करने, ऐसी जातियों या जनजातियों को शामिल करने या बाहर करने के कारण संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में जरूरी बदलाव करने और इससे जुड़े मामलों के लिए प्रावधान करने वाला ये अधिनियम है। ये इसका उद्देश्य था। आइए कुछ बात और कर लेते हैं। 1978 में अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा द्वारा लखनऊ उच्च न्यायालय के बेंच, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की जो बेंच लखनऊ में है, उसमें एक रिट पिटीशन डाली जाती है। उस समय यह हुआ था कि गोंड के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं है तो इन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलना चाहिए, और इसके विरुद्ध अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा लखनऊ बेंच में पिटीशन डाली और पिटीशन स्वीकार हुई। आदेश हुआ कि एक बार जब संविधान संशोधन हो गया और राष्ट्रपति का आदेश हो गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में गोंड जाति को अनुसूचित जाति की सुविधा मान्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यह प्रशासन और उसके एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही है कि देश में कहीं भी छुआछूत का प्रयोग न हो। आपको मालूम है कि अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत एक आपराधिक दंड की बात होती है। खैर, प्रमाण पत्र मिलने से शुरू हुए, उसके बाद आज भी जो लोग भ्रम फैलाते हैं और खासकर एक विशेष समुदाय द्वारा कहा जा रहा है कि गोंड केवल सोनभद्र में पाए जाते हैं, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम इसको देखते हैं। हमने इसका उद्देश्य आपको बता ही दिया कि अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 1976 एक्ट नंबर 108/76 का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कुछ जातियों जनजातियों को शामिल करना, कुछ को हटाना और इन बदलावों के कारण संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व, सीट एडजस्टमेंट, रीएडजस्टमेंट को संयोजित करना था। प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण 1950 के मूल आदेशों में त्रुटियों असंगतियों को सुधारना था।
संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में समय के साथ विभिन्न राज्यों क्षेत्रों में कुछ समुदायों को SC ST का दर्जा देने या हटाने की मांगे उठी थी। इसमें क्षेत्रीय लोकेलिटी स्पेसिफिक बदलाव, नामों में स्पष्टता या गलत शामिली बहिष्करण को ठीक करना था। जनसंख्या और आरक्षण संबंधी समायोजन, सूचियों में बदलाव से SC ST की जनसंख्या प्रभावित होती है, इसलिए 1971 की जनगणना के आधार पर आरक्षित सीटों का पुनर्निर्धारण जरूरी था। अधिनियम में इलेक्शन कमीशन को डिलिमिटेशन एक्ट 1972 के तहत संशोधन करने का अधिकार दिया गया और बाद में वो डिलिमिटेशन एक्ट 1976 बना। और क्या कारण था? राज्यों की मांगों और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करना था। विभिन्न राज्यों जैसे तमिलनाडु आदि से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर सूचियों को अपडेट करना ताकि वास्तविक रूप से पिछड़े वंचित समुदाय को लाभ मिल सके। जैसा आपको मालूम है कि यह अधिनियम 18 सितंबर 1976 को पारित हुआ और 27 जुलाई 1977 से लागू हुआ। कई राज्यों में SC ST सूचियों में दर्जनों जातियां जनजातियों को शामिल या बाहर किया गया। जैसे कुछ राज्यों में क्षेत्र विशेष परिभाषाओं को विस्तृत या संशोधित किया गया, जैसे उत्तर प्रदेश भी उसमें एक है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन, SC ST आरक्षण वाली सीटों की संख्या और सीमाओं को नए जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर अपडेट किया जाना। बिना निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं बदले तो जनसंख्या का अनुमान या निर्धारण कैसे किया जाए, वो इस गजट में अधिसूचित किया गया है। मुझे लगता है कि आप लोग इस गजट को अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और समझें उसे। जो मैं कह रहा हूँ ये हूबहू वही लिखा है। अब बात आती है कि अगर हम बात करें, एक प्रश्न उठेगा कि 1977, क्योंकि ये लागू होते होते जुलाई 1977 हो ही गया था, तो 1977 के पहले उत्तर प्रदेश जो आज का उत्तराखंड है वो भी इसमें सम्मिलित है, उसमें शेड्यूल कास्ट की परसेंटेज क्या थी? उस समय भी परसेंटेज 1971 की जनगणना के अनुसार 21% था और उस समय विधानसभा की सीटें होती थी 425। वर्तमान में 403 उत्तर प्रदेश में है, बाकी वहाँ चला गया, अब वहाँ जो आगे हुआ हो। और उस समय जब परिसीमन 1976 लागू किया गया तो लगभग 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया। 1977 के पहले 89 सीट, 89 सीट अनुसूचित जाति की थी, लेकिन ये परिसीमन लागू करने के बाद जनसंख्या 21% ही रही, लेकिन ST को कोई आरक्षण नहीं था, तो ST को एक सीट SC से निकाल के दी गई, क्योंकि ST की जो जनगणना थी उस समय जो भुक्सा, थारू, जौनसार, ये जो जातियां थी तो जो मैक्सिमम उत्तराखंड में चली गई हैं, तो ये जातियों को एक सीट दिया गया उत्तर प्रदेश में। तो अनुसूचित जाति की सीट हो गई 88 और एक सीट हो गई अनुसूचित जनजाति की। आपको मालूम है कि 1967 संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश उत्तर प्रदेश 1967 में, ये 1967 से ये 5 जनजातियां अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित की गई थी। तो आपने देखा कि 1977 परिसीमन लागू करने के बाद SC की एक सीट ST को दे दी गई, जबकि SC की जनसंख्या उतनी ही रही। टोटल जनसंख्या 1971 के आधार पर था और ये व्यवस्था 2000 तक चलती रही, जब तक कि उत्तराखंड एक अलग राज्य नहीं बन गया।
उत्तराखंड राज्य अलग बन जाने के बाद यहाँ पे 403 विधानसभा की सीटें रही, परसेंटेज 21% ही रखा गया और यहाँ पे अनुसूचित जाति की सीट 84 दी गई। चूँकि उत्तराखंड में मैक्सिमम पॉपुलेशन निकल गई और गोंड समुदाय उस समय तक एसटी में नहीं आया था। गोंड समुदाय से तात्पर्य गोंड, धोरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड से है। फिर उसी समय खरवार को भी 5 डिस्ट्रिक्ट में लिया गया था। तो 2004-05 में जो सर्वे होता है अनुसूचित जनजाति के लिए, उस सर्वे के अंतर्गत एक अनुमानतः पॉपुलेशन निकाली गई जो 2010 में परिसीमन हुआ। उस परिसीमन के अनुसार एसटी को 2 सीट दी गई। पॉपुलेशन काउंट था 0.56% और हमारे पास विधानसभा थी 403, तो ये 2.256 2.256 की पॉपुलेशन बनती है। तो नियरेस्ट फिगर 2 पर 2 सीटें यहाँ पे अनुसूचित जनजाति को दी गई। इस तरह उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति बनने आने के बाद 2 सीटें अनुसूचित जनजाति को और 84 सीटें शेड्यूल कास्ट को आवंटित की गई। ये जानकारी आपको देना जरूरी था, इसलिए आपके सम्मुख हम प्रस्तुत हुए। आपने हमारी बात को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे। जय भारत, जय संविधान।